यहीं से वो जो रिवॉल्ट वाला कहानी है शुरू होगा कि कैसे 600 मेंबर्स जो है इस मीटिंग से बाहर आएंगे। ये सारी चीजें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब ये इलेक्टर्स कौन होते थे? इलेक्टर्स चाहे असेंबली के मेंबर्स वो होते थे जो सबसे हाई टैक्स पे करते थे। पीपल एक्टिविटी को अगर एक अमाउंट में अंदाजा लगाया जाए तो उस टाइम पे जो ये पूरा एसेट इन्होंने, और इधर जो है सेम टाइम पे पेरिस में पूरा तरीके से अटैक कर रहा है। इन्हीं सब के कारण जो है, हे बच्चा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। हिस्ट्री के जो हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने पहले ही बताया था। इसका एक हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, चाहे मॉडर्न पॉलिटिक्स में अगर बात करें, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दैट इज द रीजन हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जानना भी है, समझना भी है। हम लोगों ने फिलोसोफर्स के बारे में डिस्कस किया था। फिलोसोफर्स ने जो आइडियाज दिए थे, जैसे जॉन लॉकी थे, जीन जैक राउजी थे, इसके अलावा जो है मोंटेस्क्यू थे, जिन्होंने, जैसे जॉन ने ये कहा कि गॉड और राजा इनको सिमिलर मत समझो, दे डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर। और जीन जैक राउजी ने बताया कि कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पब्लिक का। और मोंटेस्क्यू ने जो गवर्नमेंट होगा उनके पावर को डिवाइड करने का काम किया था। तो ये मेजर बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के जो आइडियाज थे, एक बात तो समझ में आ गया कि जैसे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि 1775 में अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ था। अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ था। अब जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये आइडिया कहां से पिक किए थे? उन्हीं फिलोसोफर्स का, यानी कि फिलोसॉफिकल आइडियाज पहले से ही आया हुआ था। तो जो पब्लिक थी फ्रांस की, वो एक लंबे समय से जो है इस आइडियाज को समझ गई थी, अच्छे से, बेहतर तरीके से उसको जान रही थी। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका इवेंट या फिर वो सिचुएशंस क्या हुआ था। तो हमारा जो टॉपिक है, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। सी, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक सिंपल सा कंसेप्ट आप ये भी समझ लो, अक्सर जो चैप्टर का नाम होता है वो खुद में ही सारा का सारा बात एक्सप्लेन करता है। जैसे रिवॉल्यूशन अगर टर्म को लें अगर हम लोग, तो रिवॉल्यूशन टर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिवॉल्ट को, समहाउ रिवॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिवॉल्ट किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा ना। कोई एक व्यक्ति अगर रिवॉल्ट कर रहा है तो वो तो कोई बात ही नहीं, उसको 2 थप्पड़ मार के राजा भगा देंगे भाई यहाँ से। लेकिन जब भी रिवॉल्ट की बात होती है, इट कंसीडर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होके वो रिवॉल्ट कर रहे हैं। रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट होगा? रूलर के अगेंस्ट, जो कोई भी रूल कर रहा है। दैट्स व्हाट द स्टोरी, यही स्टोरी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किंग का जो प्रॉब्लम था वो था इनका ट्रेजरी एम्प्टी, इनका जो खजाना था वो खाली था। और हम लोगों ने उसके कॉज को भी समझ लिया था कि इनका ट्रेजरी जो है खाली क्यों है। तो इनका पर्पस क्या था? व्हाट ही वांट्स, कि समहाउ कैसे मैं अपने ट्रेजरी को, अपने खजाने को कैसे भरूं। इसके लिए इनको एक रास्ता समझ में आया कि अगर टैक्स से जो इनकम हो रहा है, टैक्स का जो भी रेवेन्यू आ रहा है, वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अब टैक्स का जो सिस्टम था कि टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, फ्रांस के जो रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग राजा, किंग अलोन, अकेले अलोन कैन नॉट चेंज टैक्स। चेंज टैक्स का मतलब बढ़ाना, घटाना, ये चीज नहीं कर सकते। उसका रीजन आप समझो। सोसाइटी फ्रांस का कैसा है? सोसाइटी जो स्टेट्स में डिवाइड है, फर्स्ट स्टेट्स, सोसाइटी स्टेट्स में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो भी टैक्स एक्सट्रैक्ट करने वाला काम था वो तो नोबल्स के द्वारा था। चाहे क्लर्जी, ये लोग भी अपना जो टैक्स लगाते थे, टिथ। तो टैक्स वाला जो भी ग्राउंड लेवल पे जो काम था वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के द्वारा ही हो रहा था।
दैट इज द रीजन जब भी बात आता है टैक्स को बढ़ाना या घटाना, इसके लिए रूलर को यानी किंग को एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। वहां पे मेथड था, अभी हम लोग मेथड की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है टैक्स को चेंज करते थे। तो इसके लिए किंग हैव टू कॉल स्टेट्स जनरल मीटिंग। अब ये मतलब समझो आप, क्या था कि इस मीटिंग को बुलाएंगे तो यहां से इनके रिप्रेजेंटेटिव यहां पे आएंगे, मीटिंग होगा, देन दे विल डिसाइड कि कैसे टैक्स क्या लगाना है। और ये भी बात ध्यान रखना, इस मीटिंग को कॉल करने का इनको पूरी अथॉरिटी था, यानी राजा एनी टाइम कैन कॉल फॉर दी चेंज इन टैक्स, यानी जनरल स्टेट जनरल की मीटिंग को राजा कभी भी बुला सकते थे। तो ये तो इनका मेथड था, राजा बुला सकते हैं बट अकेले टैक्स में बदलाव नहीं कर सकते हैं। He has to consult or he had to conduct जनरल स्टेट मीटिंग, स्टेट जनरल मीटिंग whatever। तो इस मीटिंग को बुलाने का अलावा और इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं टैक्स बढ़ाने के लिए। अब अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे जाए तो लास्ट मीटिंग टैक्स को लेकर हुआ था 1614 में, और इस बार जब ये बुला रहे हैं स्टेट जनरल की मीटिंग, इट्स 5 मई 1789। आप ये डेट वगैरह देख सकते हो बुक में, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं एकदम एक्यूरेट बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं लास्ट मीटिंग से अगला जो मीटिंग हो रहा है 1789 में, इट ऑलमोस्ट 175 ईयर है ना, लगभग 175 ईयर जो है, 175 ईयर के बाद इनको समझ में आया कि टैक्स जो है किसी तरीके से टैक्स में बदलाव किया जाए। तो अब इसमें कैसे होता था, राजा जब भी जैसे बुलाया जाता था तो फर्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता था, लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300 लोगों को जो है फर्स्ट स्टेट वाले ने भेजा, पीपल 300 लोगों को सेकेंड स्टेट वालों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, और थर्ड स्टेट वालों में से 600 लोग आते थे। मतलब जो पुराना मेथड था कि जो मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा वो इस तरीके से, पहले पुराना मेथड समझ लेते हैं। तो पुराना मेथड यही था, ये मान लो राजा है किंग, ठीक है, किंग का थोड़ा मुकुट बना देता हूं, अच्छा लगेगा, ठीक है, ये मान लो राजा है। जब ये मीटिंग बुलाते हैं तो मेथड ये है कि आपने जिसका मीटिंग बुलाया तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर, कुछ लोग यहां बैठ गए तो ये मान लो फर्स्ट स्टेट हुए, फर्स्ट स्टेट, कुछ का मतलब ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे फर्स्ट स्टेट के मेंबर, और ये सेकेंड स्टेट के मेंबर यहां आमने सामने एक दूसरे के। जो थर्ड स्टेट के मेंबर है वो यहां पे 600 मेंबर यहां पे राजा के पीछे खड़े हो गए, 600 थर्ड स्टेट, ठीक है, थर्ड स्टेट के मेंबर 600 लोग। और ये मेथड था कि जैसे राजा अगर प्रपोजल कोई देंगे तो इसमें वोटिंग होगा, ठीक, और जो वोटिंग का राइट, ये हम लोग ओल्ड मेथड, जो वोटिंग का राइट था, यानी कि ईच स्टेट, बात समझना, ईच स्टेट हैज 1 वोट। अगर ऐसे देखा जाए, आप समझो, इसका मतलब ये कि टोटल कितने वोट हो गए, एक इनके पास, मींस टोटल वोट कितने हो गए, 3, टोटल 3 वोट है। अब सोच के देखो, राजा को टैक्स इंक्रीज करना है या जो भी करना है, तो अब यहां पे वोटिंग कराएंगे, इन दोनों को तो टैक्स मिल ही रहा है, इनको तो पे करना नहीं है, हमेशा 2 वोट फेवर में रहेगा, 1 वोट जो है बाहर रहेगा। तो अब तक का ये मेथड था, ठीक है। अब आज का सिचुएशन मतलब ऑन 5 मई 1789 का कहानी क्या है उसको समझो। तो इस टाइम पर जो यहां पे जो मेंबर्स थे, यहां पे मेंबर्स कौन लोग थे, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, थर्ड स्टेट में जो लोग थे, पीपल ज्यादातर जो है मिडिल क्लास वाले ही थे, मिडिल क्लास पीपल। तो मिडिल क्लास पीपल का मतलब ये होगा दे वर वेल एजुकेटेड,
वेल एजुकेटेड थे, पहला चीज, एंड आल्सो दे आर वेल्दी। वेल्दी का मतलब ये हो गया बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बट एटलीस्ट दे वर प्रॉस्परस, मतलब ठीक है, खुशहाली वाली जिंदगी जी रहे थे। सो दे केम इन मीटिंग, और इस मीटिंग में जो थर्ड रिप्रेजेंटेटिव में थे पीजेंट्स, जैसे कि इस थर्ड स्टेट में पीजेंट्स यानी किसान, आर्टिसंस एंड वुमेन, इनको जो है नहीं अलाउ किया गया, नॉट अलाउड, यानी कि सिर्फ जो वेल्दी लोग थे उन्हीं को अलाउ किया गया, इनको नहीं अलाउ किया गया। दैट इज द रीजन इनके जो भी कंसर्न थे, जो भी इनकी चिंता थी, इन्होंने लेटर्स के फॉर्म में, इन्होंने अपने कंसर्न को लेटर्स के फॉर्म में अपने 600 मेंबर्स को दिए, लेटर्स के फॉर्म में अपनी बातों को लिख के कि यार हम लोग किस तरीके के प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, सारी बातें, वुमेन का अपना प्रॉब्लम, ये सारी चीजें लेटर। और ये लेटर्स लगभग 40,000 लेटर्स दिया गया, लगभग 40,000 लेटर इनको दिया गया, ये मीटिंग में आए। अब बात को ध्यान से टेक केयर करके सुनो जरा। ये वो लोग हैं जिनके पास फिलोसॉफिकल आइडियाज पूरी तरीके से इम्बाइब्ड है, अच्छे से पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें। तो राजा ने, पहले राजा का कंसर्न समझो। देखो, एक वेलफेयर कंट्री में कभी भी जब हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे भी राम राज्य वाला कंसेप्ट होता है ना, कहते हैं, तो जब भी हम लोग कोई एक बेहतर कंट्री की बात करते हो तो कंट्री में कभी भी टैक्स बढ़ाया नहीं जाता है, नेवर। अगर टैक्स कभी भी इंक्रीज होगा तो ये मान के चला जाएगा कि राजा जो है वो सोसाइटी का शोषण कर रहा है, इसलिए किसी भी सोसाइटी में आप टैक्स को इंक्रीज होते हुए नहीं देखोगे। बट टैक्स अगर इंक्रीज नहीं करना तो भी राजा को अगर पैसे चाहिए तो फिर कैसे पॉसिबल है? तो फिर क्या करते हैं, नए टैक्स को प्रपोज करते हैं, न्यू टैक्स मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। टैक्स बढ़ा नहीं रहे, एक नंबर ऑफ टैक्स, जैसे अभी 5 चीजों पे टैक्स लग रहा था, अब मैं एक और बढ़ा दिए तो इससे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, छठे पे। बात समझ में आ रहा है ना? तो राजा ने भी क्या किया, न्यू टैक्स प्रपोज किया, न्यू टैक्स प्रपोज्ड। हमारे कंट्री में भी आप देखो, टैक्स अगर आप देखोगे हिस्ट्री से मतलब जहां से देश आ जाए तब से टैक्स जो है आपको घटता हुआ ही दिखेगा। किसी एक बैड सिचुएशन में, मतलब जैसे मान लो वॉर हो जाए, इन सब, अदरवाइज जनरल लेवल पे अगर आप कंसीडर करोगे तो टैक्स सिर्फ धीरे ग्रेजुअली वो घटता ही जाएगा। और अभी इस बार के गवर्नमेंट ने टैक्स ड्रास्टिकली घटा दिया, जीएसटी रिफॉर्म हुआ, बहुत सारी चीजें। तो जो ये लोग थे थर्ड स्टेट वाले मेंबर, दे वर वेल एजुकेटेड एज वेल एज दे वर वेल्दी प्रॉस्परस पीपल। इनको फिलोसॉफिकल आइडिया बहुत था। इन्होंने कहा कि इन असेंबली, इस असेंबली में, ठीक है राजा ने प्रपोजल रखा, अच्छी बात है, वी विल कंसीडर, बट वन थिंग राजा हैव टू कंसीडर कि इन असेंबली रेदर देन ईच स्टेट हैज वन वोट। इनका कहना यह था कि ईच मेंबर मस्ट हैव हैड वन वोट, वैल्यू कर लो चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि हर एक स्टेट का 1 वोट माना जाएगा। मेरा कहना यह है कि जो जैसे 600 मेंबर है तो 600 वोट इधर से, 300 वोट इधर से, 300 वोट इनका मानो, ठीक है, 300 वोट, ये समझ में आया? तो अब आप सोच के देखो, 600 मेंबर तो भाई अपने फेवर में ही करेंगे, 1-2 तो इधर से तो खिसक ही जाएंगे। तो अगर मान लो कोई राजा नया टैक्स इंपोज करना भी चाहता है, इन दैट सिचुएशन ये टैक्स को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये जो प्रपोजल था कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक मेंबर के पास जो है एक वोटिंग राइट्स होना चाहिए, राजा ने इनको बोला निकल लो, भगो यहां से। तो अब यहीं से वो जो रिवॉल्ट वाला कहानी है शुरू होगा कि कैसे 600 मेंबर्स जो है इस मीटिंग से बाहर आएंगे। इस मीटिंग से बाहर आए क्योंकि उनका जो डिमांड था हर एक व्यक्ति को वोट देने का, नहीं माने। इस मीटिंग से बाहर आने के बाद खुद को जो है पूरे फ्रांस का एक तरीके से नेशनल असेंबली,
घोषित कर देंगे, जैसे अभी हमारे कंट्री में पार्लियामेंट होता है लॉ बनाने वाला, ऐसे ही खुद को असेंबली घोषित कर देंगे, यानी 600 मेंबर्स, और ये प्लेज करेंगे कि जब तक हम लोग अपने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं बना लेते तब तक यहां से हटेंगे नहीं। तो ये आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। हम लोगों ने देखा कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने कैसे हर एक मेंबर्स के लिए 1 वोट का डिमांड किया और राजा ने रिजेक्ट कर दिया। तो जो ये 1 वोट का डिमांड था, यही एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को शो करता है। और ये इन्होंने कहां से आइडिया लिया था? दैट आइडिया वाज टेकन फ्रॉम दी राउजीज, जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो फिलोसॉफिकल आइडियाज था उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा था। तो आगे क्या सिचुएशन हुआ? राजा ने तो मना कर दिया, उनके जो भी डिमांड था, जो प्रपोजल था, उसको तो रिजेक्ट कर दिया। तो जो ये थर्ड स्टेट वाले मेंबर थे, थर्ड स्टेट मेंबर्स, इन्होंने अपने आप को, सब के सब अपने आप को क्या समझने लगे? होल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल फ्रांस, खुद को पूरे फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव समझने लगे थर्ड स्टेट वालों ने। और ये जो है थर्ड स्टेट मेंबर्स, ये 20 जून 1789 को वर्सेली में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट, वहां पे ये लोग असेंबल हुए। कहां था? ये भी वर्सेली में था। तो यहां पे ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया, दे डिक्लेयर देमसेल्फ, declared themselves as national assembly of France। खुद को फ्रांस का नेशनल असेंबली घोषित किया। नेशनल असेंबली का मतलब आप समझो, जैसे अभी के टाइम में हम लोग पार्लियामेंट देखते हैं, हमारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सके, इस तरीके का। तो इसी तरीके से इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, एंड प्लेस्ड दैट कि वी विल नॉट डिस्पर्स, यहां से हटेंगे नहीं, डिस्पर्स टिल कॉन्स्टिट्यूशन गेट ड्राफ्टेड। जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ये एक बड़ा ही फंडामेंटल मीनिंग है, कई जगह हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है। इसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन, आप ध्यान से समझो, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है? जब बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अ काइंड ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, लॉज, ठीक है, इन सबका सेट होता है, जिसका पर्पस क्या है? ये जो रूल्स रेगुलेशंस या लॉज बनाते हैं, अब देखो डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा है, हर बात का, हर एक छोटे छोटे शब्द का एक डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। ये मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा जब हम लोग सिविक्स के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज रूल्स अलग चीज होता है, रेगुलेशंस अलग चीज होता है, और लॉ पूरी तरीके से अलग चीज होता है। बट हम लोग कह रहे हैं एक तरीके का रूल्स रेगुलेशन ही होता है, जिसका पर्पज होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पब्लिक। लोगों को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ जो रूलर या गवर्नमेंट होता है, टू पुट लिमिट ऑन गवर्नमेंट। तो इनका भी यही था कि जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे एंड लिमिट द पावर ऑफ
पावर ऑफ, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क की पावर को हम लोग लिमिट कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट है, जैसे इस सिचुएशन में मोनार्क है, मोनार्क के पावर को लिमिट करने का मतलब क्या है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। कैसे? अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, कोई नया नियम बनाया जो लोगों के फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लोग डिमांड करेंगे ना कि ये मेरा वायलेट कर रहा है, मुझे परेशानी कर रहा है ये वाला लॉ, तो ये लॉ ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई नहीं करेगा, तो उसको कैंसिल कर देंगे। कहने का मतलब आप समझो, सिर्फ फ्रीडम ही नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें, फिर इक्वलिटी है, लिबर्टी हो गया, फ्रीडम ही हो गया, लिबर्टी हो गया, अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत सारी चीजें, लोगों के साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी तरीके, बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा लॉ बनाएगा, ऐसा नियम कानून बनाएगा जो इनके पब्लिक के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट रहेगा, तो फिर उसको क्या करेंगे? मना कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट को ही बताता है कि तुम्हें करना क्या है। एक तो लिमिट लगा दिया, आल्सो गाइड भी करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम उसी संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो सोशली एजुकेशनली पिछड़े हुए लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए आप कुछ कर सकते हो, लाइक रिजर्वेशन। तो ये क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को गाइड कर रहा है ना कि आप क्या कर सकते हो। जैसे वुमेन है, वुमेन को मान लो कोई एग्जाम वगैरह भर रहे तो उनका फीस नहीं है, किस लिए? क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो बहुत सारी चीजें ये गाइड भी करती है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? नेशनल असेंबली बनाया, ये सारा काम। मेजर का बात हो गया। अब इस असेंबली को जो लीड कर रहे थे, इनके जो लीडर थे, बड़े दो फेमस लीडर थे इनके लीडर। कौन कौन थे? एक थे मिराबियो। अगेन प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन आपके जनरल प्रोनाउंसिएशन से अलग हो। तो एक थे मिराबियो और एक थे एबीसीएस, ठीक है। स्पेलिंग भी बुक में देख लेना, एबीसीएस। तो मिराबियो जो थे ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली से, और इनका भी बिलीव यही था कि हमें जो फ्यूडल प्रिविलेज है ना, फ्यूडल सिस्टम में जो लोगों को प्रिविलेज मिलता है, प्रिविलेज, उससे हमें बाहर जाना चाहिए, मतलब ये सब खत्म कर देना चाहिए। ये इसके फेवर में थे कि जो फ्यूडल प्रिविलेज है ना, इसको खत्म करना चाहिए। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ये थर्ड स्टेट के फेवर की बातें कर रहे थे, तो ये इसके लीडर बने। और दूसरे थे एबीसीएस। ये बंदा एक प्रिस्ट थे, ही वाज अ प्रिस्ट। तो मैं कह सकता हूं कि ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, ये सेकेंड स्टेट से। इन्होंने एक, जैसे आप स्कूल वगैरह में जाते हो ना, स्कूल या फिर कॉलेज में जाते हो, कोई नए कॉलेज में, तो आपको पैम्पलेट दिया जाता है। पैम्पलेट जो है उसमें कुछ उस स्कूल के बारे में रहता है, कहाँ पे उनका ग्राउंड है, कहाँ पे उनका जो है क्लासेस होता है, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही इन्होंने एक तरीके का स्मॉल बुकलेट बनाया, स्मॉल बुकलेट विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट इज थर्ड स्टेट, कि ये थर्ड स्टेट है क्या चीज, उसके बारे में इन्होंने एक स्मॉल बुकलेट बनाया था। आप पैम्फलेट बोल सकते हो, पैम्फलेट भी चलेगा, वो भी एक तरीके से बुकलेट भी होता है। तो इन्होंने एक स्मॉल बुकलेट बनाया था, पैम्फलेट बनाया था कि व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो ये दो मेजर इनके लीडर्स थे। कौन कौन? मिराबियो, जो कि कहां से थे? सेकेंड स्टेट से। एंड एबीसीएस, ही वाज अ प्रिस्ट। और ये कहां से, ये क्या थे? ये भी फर्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये तो था हम लोग जो फ्रांस का कोर जगह था, वर्सली, वहां की बात कर रहे हैं। बट बात ये नहीं कि फ्रांस के अदर पार्ट में कुछ नहीं हो रहा है भाई। जो अदर पार्ट ऑफ फ्रांस था, फ्रांस का अदर एरिया पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। फ्रांस का जो अदर एरिया था पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब होने का कारण क्या था? समझो आप, डिस्टर्बेंस का मेजर कारण ये था कि इस ईयर जिस टाइम पे ये सारी चीजें हो रहा था, उस टाइम पे बहुत ही हार्श विंटर हुआ था। हार्श विंटर
बहुत ज्यादा तगड़ा ठंड पड़ा था उस टाइम पे। हार्श विंटर के कारण जो है, हार्श विंटर के कारण, एक मिनट इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा। हार्श विंटर के कारण जो है यहां का जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, आप कह सकते हो कि इनकी जो उपज थी उस टाइम पे वो सही नहीं है, यानी कि बैड हार्वेस्ट, हाल विंटर के कारण बैड हार्वेस्ट हुआ। ठीक है, अच्छी उपज नहीं हुआ, बैड हार्वेस्ट था। इसी बैड हार्वेस्ट के कारण मतलब आप सोचो मार्केट के अंदर एग्रीकल्चरल सप्लाई वो कम हुआ। ठीक है, सप्लाई कम हुआ, डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है। इसके कारण प्राइस ऑफ, अगर एक एग्जांपल ले ले ब्रेड का ही प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। और इसके प्राइस बढ़ने का जो बेकर्स हुआ करते थे ना, जो लोग ब्रेड बेचते थे, ये लोग भी बहुत फायदा उठाते थे। ये क्या करते थे, जानबूझ के होर्ड कर लेते थे, यानी इकट्ठा कर लेते थे। वो बोलते थे यार सामान है नहीं, जो है आप कल आना खरीदने के लिए। तो जैसे कोई एक लेडी है या कोई बंदा एक लंबे लाइन लगा के जो है ब्रेड खरीदने आया हुआ है, तुम जो है आके ये बता रहे हो कि जो है अब सामान है नहीं, जबकि छुपा के रखा हुआ है। और किस बात के लिए, कि कल को अगर प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो उस प्राइस पे बेचूंगा। सप्लाई नहीं रहेगा तो प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसके कारण जो है पब्लिक क्या करने लगी, फ्रांस, स्पेशली पेरिस की बात हम लोग कर रहे हैं, पेरिस में ये सिचुएशन है। तो पेरिस में पब्लिक जो है अटैक करने लगी शॉप्स पे, स्टार्ट टू अटैक ऑन शॉप। तो एक तरीके से पूरा का पूरा इधर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और इधर जो है सेम टाइम पे पेरिस में पूरा तरीके से अटैक चल रहा है। इन्हीं सब के कारण जो है, आप देखो हम लोग डेट कहां पे पहुंच गए। इन्हीं सब के कारण जो है 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर दिया ट्रूप्स टू एंटर इन पेरिस के अंदर जाओ और जो भी ये नौटंकी चल रहा है उसको बंद करो। और यही चीजें हम लोगों ने, इसी पॉइंट को हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था। समझ में आया बात, क्लियर है। नेशनल असेंबली इधर चल रहा है, इधर झगड़ा चल रहा है। अब ये अपना अलग, ये इसी वाले सिचुएशन में तो जाके बेस्टाइल पे अटैक किए थे। बेस्टाइल पे अटैक हुआ था, जो एक प्रिजन था। जिस प्रिजन में इन लोगों ने अटैक किया था उसमें से मुश्किल से 6-7 प्रिजनर थे, उनको भी भगा दिया। और जो वहां के ऑफिसर्स वगैरह थे उनको गोली मार दी। और आर्म्स लूटने गए थे, आर्म्स के मामले में कुछ ज्यादा खास कुछ फायदा हुआ नहीं। तो आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। इसके आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है जहां पे राजा का महल है वर्सैली, वहां पे क्या हो रहा है। हम लोगों ने देखा पेरिस में क्या हो रहा है ना। पेरिस वाला ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। वर्सैली में नेशनल असेंबली है, इनका काम है, ये फोकस है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। सारा चीज पैरेलल में चल रहा है, ठीक। और ये लोग जो है पेरिस में थोड़ा दंगा फसाद कर रहे हैं, तो राजा ने अपना ऑर्डर किया। विलेज एरिया में क्या कहानी था उसको समझो। विलेज एरिया में सिचुएशन ये था कि लोगों को ये पता चला, मतलब एक तरीके से र्यूमर ये था कि जो मैंसॉन होता है, मैंसॉन के जो लॉर्ड होते हैं, मैंसॉन के जो लॉर्ड्स हैं, बेसिकली मैंसॉन होता क्या है। मैंसॉन का मतलब होता है, ये भी फ्यूडल सिस्टम का पार्ट है। फ्यूडल सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्यूडल सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा महल होगा, जिसे आप कैसल बोल सकते हो, हवेली, या इनके शब्द में चिटॉक्स, फ्रेंच वर्ड में चिटॉक्स। इस कैसल के चारों तरफ, मान लो ये हवेली है, इस कैसल के चारों तरफ जो भी आसपास में लैंड है, इनका खुद का लैंड होगा, ठीक है। और लॉर्ड, उसको मैनेज करने वाले लॉर्ड हो गए। तो लोगों को ये र्यूमर पता चला कि ये जो लॉर्ड्स हैं ना, ये हायर कर रहे हैं गुंडों को। तो इसे आप बोल सकते हो बैंड्स ऑफ
बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, एक तरीके से गुंडे लोग। किस लिए? ये अगेन ये सिर्फ अफवाह है, ठीक है। लोगों को, गांव के लोगों को ये अफवाह पता चला कि जो लॉर्ड्स वाले, जो अपने लॉर्ड साहब हैं, इन्होंने गुंडों को हायर कर रखा है टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। जो भी हम लोगों ने खेती किया है, जो हमारा जो भी अनाज उगा है, उसको खत्म करने का। तो एक बात अच्छे से समझना, सारा का सारा जमीन किसका? लॉर्ड का। जो पीपल, विलेजर्स इस जमीन पे उपजाते हैं, उसके बदले, यानी कि यहाँ के जो विलेजर्स हैं, पीजेंट्स हैं, विलेजर्स कह लो, पीजेंट्स कह लो, पीजेंट्स जो है ये लोग क्या करते हैं, इस जमीन पे काम करने के लिए, इस लैंड को इस्तेमाल करने के लिए इनको टैक्स पे करना पड़ता था। इसी को बोलते थे फ्यूडल ड्यू, या फिर इसको बोल सकते हो मैनोरियल, क्योंकि ये मैनोर है, ठीक है, मैंसन, मैनोरियल, इसको मैनोरियल ड्यू भी बोल सकते हो। तो पीजेंट्स को ये पता चला, तो इन लोगों ने, एक तो इनके हाथ पांव फूलने लगे पूरा का पूरा, तो ये लोग डर के कारण, इस र्यूमर के चक्कर में इन्होंने डिसाइडेड टू अटैक। तो इनको जो मिला हथियार में, जैसे होस, वो जो घास काटने वाला होता है ना, इसके अलावा पिच फॉक, आपने कभी देखा होगा, पिच फॉक जो घास को इकट्ठा करने के लिए होता है, इन दोनों को उठा के ले जाके ये लोग सीधे किस पे अटैक करने चले गए? कैसल पे। उस पूरे सिस्टम को मैंसॉन बोला जाता है, ठीक है। मैंसॉन मतलब वो पूरा सिस्टम एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट है। इन्होंने आया और कैसल पे अटैक कर दिया। तो कैसल के अंदर जितने भी अनाज इन्होंने इकट्ठा करके रखा था, होर्ड ग्रेन्स, इन सबको इन्होंने लूट लिया। किन्होंने? पीजेंट्स ने, जो भी किसान वगैरह थे, इन लोगों ने अटैक किया और लूट लिया। जो यहां के नोबल थे, जो लॉर्ड थे, नोबल, वो भाग गए। नोबल फ्लेड अवे, भाग गए यहां से, और उसकी कंट्री में भागना हो वहां चले गए, और किसी और जगह पर निकल गए, भाग गए यहां से, ठीक है। और जो भी मैनोरियल ड्यू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट था, सो व्हाट दे डिड, बर्न डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ड्यूज। उसको फ्यूडल ड्यू करना चाहते हो, फ्यूडल ड्यू कह लो, जो भी उधार बाकी था कि इनको इतना पैसा, सारा डॉक्यूमेंट इन लोगों ने क्या किया? जला दिया। अब सोचो, इट वॉज अ काइंड ऑफ मैसिव रिवॉल्ट थ्रू आउट दी फ्रांस। तो एक तरीके का ये मैसिव रिवॉल्ट था, मैसिव रिवॉल्ट। क्योंकि अब तो लोग जो है राजा के घर पे भी अटैक, नोबल्स के घर पे भी जाके अटैक करने लगे। इस मैसिव रिवॉल्ट को देखते हुए राजा ने, किंग ने, जो ये नेशनल असेंबली था, शुरू में तो इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं था। भाई तुम, इनका कहना तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है, हमसे कोई मतलब नहीं है, वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू। इन्होंने क्या किया, इस रिवॉल्ट को देखते हुए इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ ठीक है, नेशनल असेंबली बढ़िया चीज है, बनाओ। और आल्सो, और ये भी कहा कि वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द नेशनल असेंबली, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। और इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हो गया, अब जो फ्रांस था वहां पे किंग भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और हमें यह भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किंग को लिमिट करेगा, ये वाली बात हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने कुछ डिक्री, नॉट डिग्री, इट्स अ डिक्री, डिक्री मतलब ऑर्डर, डिक्री ऑर्डर पास किया। एक तरीके से आप कह सकते हो फरमान कह दो, ऑर्डर इन्होंने पास किया। उस ऑर्डर में क्या था, सबसे पहला चीज ये कि जो भी फ्यूडल सिस्टम में टैक्सेस था, मींस एबॉलिस्ड फ्यूडल
टैक्सेस, जो भी फ्यूडल सिस्टम में टैक्सेस लगाए जाते थे सारे के सारे टैक्स खत्म। ऑलमोस्ट आप फ्यूडल सिस्टम कह रहे हो, फ्यूडल सिस्टम ही पूरी तरीके से खत्म, एबॉलिश कर दिया। ठीक है। दूसरी बात ध्यान से समझना, इन्होंने एबॉलिश कर दिया टिथ को। एबॉलिस्ड टिथ। टिथ क्या था, कौन सा टैक्स था, जरा बताना, कमेंट बॉक्स में लिखो। टिथ कौन सा टैक्स था, कौन पे करता था, किसको पे करता था। तीसरा, इन्होंने जितना भी चर्च के पास लैंड था, जो भी लैंड, वॉट एवर लैंड्स एक्वायर्ड बाय द चर्च, जो उनके पास था उसको क्या किए, कब्जा, मतलब कॉन्फिस्केट कर लिए। सो कॉन्फिस्केटेड चर्च, जो चर्च था उनके लैंड को पूरा क्या कर लिया, नेशनल असेंबली ने अपने अंडर में ले लिया। क्योंकि नेशनल असेंबली फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये भी क्या हो गया, फ्रांस की प्रॉपर्टी होगी पूरी। इस एक्टिविटी को अगर एक अमाउंट में अंदाजा लगाया जाए तो उस टाइम पे जो ये पूरा एसेट इन्होंने इकट्ठा किया, जिसके कारण स्पेशली लैंड एक्वायरमेंट, ठीक है, इसके कारण जो एसेट इन्होंने इकट्ठा किया, इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 बिलियन लिवर्स। इतना इन्होंने एक तरीके से एसेट बना लिया था सिर्फ इस काम से। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैनूर के बारे में समझ में आया, विलेज का क्या कहानी था, रिवोल्ट समझ में आया। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो अब तक के डिस्कशन से एक बात समझ में आ गया, इतने मैसिव लेवल के रिवॉल्ट के कारण जो है, जो किंग थे उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया, एंड इट वाज 1789। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया था, सबसे पहला काम इनका यही था। नेशनल असेंबली ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। असेंबली कब बनाया, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, अब सिचुएशन समझो, फ्रांस में इस टाइम पर संविधान भी है और साथ में क्या है, राजा भी हैं। तो नाउ फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। आर्क मतलब रूल करना, मोनो मतलब वन, एक का रूल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्क भी है, दोनों। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था इनका टू पुट लिमिट ऑन किंग्स पावर। वैसे यहां पे तो किंग हो गया, अदरवाइज आप गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट के पावर पे लिमिट लगाना। पहले क्या था, जितना भी पावर था सारा का सारा वो किसी एक व्यक्ति के तक सीमित था। अब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कारण इन्होंने क्या किया, जो पावर था, जो भी गवर्नमेंट का पावर था, उसको 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग कर दिया, बांट दिया, इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया। अब वो इंस्टीट्यूशंस क्या थे, इट वाज, एक था लॉ मेकिंग, दूसरा एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो लॉ को क्या करे, जो लॉ को इंप्लीमेंट करे, लॉ इंप्लीमेंटेशन। एंड तीसरा था जो लॉ को चेक करे, यानी कि जुडिशियरी। इनको आप बोल सकते हो लेजिस्लेचर। जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट बोला जाता है, तो इनको नाम दिया गया था, क्या दिया गया था, इनको बोला गया, नाम दिया गया नेशनल असेंबली। ठीक है, इनका नाम दिया गया नेशनल असेंबली। ये वही नेशनल असेंबली, ऐसा थोड़ा सा बस डिफरेंस समझो। ये जो इनके जो मेंबर्स हैं, इनमें मेंबर्स लगभग 745। ठीक है, ये जो मेंबर्स थे वो वोट करके आते थे। कैसे आते थे, वोट करके आते, चुने जाते थे वोट के द्वारा। किसके द्वारा, कुछ इलेक्टर्स होते थे, इलेक्टर्स, इनके द्वारा ये चुन के आते थे
लगभग 50,000 इलेक्टर्स होते थे उस टाइम पे, 50,000 इलेक्टर्स। और ये जो इलेक्टर्स हैं इनको चुनने वाले पब्लिक, कौन चुन रहा है इनको? पब्लिक। पहले हम लोग लेजिस्लेटिव के बारे में बात करें, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। पब्लिक इनको चुन रही है, लेकिन पब्लिक में भी कौन इनको चुन रहा है? आप समझो इस बात को ध्यान से। इनको चुनने वाले वो लोग हैं पीपल, वो लोग जो स्पेशली मेन, वोमेन तो नहीं, पीपल भी नहीं, वो लोग हैं जो चुन रहे हैं। वो कौन है? मेन। पहला चीज, पहला कंडीशन होना चाहिए वो मेन हो। दूसरा, उस व्यक्ति का एज जो है 25 से ऊपर होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, वो व्यक्ति होना चाहिए जो टैक्स पे करता हो, टैक्स पे करता हो। कितना? लगभग 3 days ऑफ हिज वेज, अपने वेज का 3 दिन का वेज जो है टैक्स के फॉर्म में जो व्यक्ति पे कर रहा है, देन वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। और ये ध्यान से समझना, ये एक मेजर इवेंट है, ठीक है, ये एक मेजर बात है जिसके कारण जो है इतने तक रिवॉल्ट नहीं, आगे भी रिवॉल्ट होंगे। तो इन लोगों को बोला जाता था, जो वोट कर रहे हैं ऐसे लोगों को बोला जाता था एक्टिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन। तो जो बच गए, बचे कौन? यानी कि जो कोई भी 25 साल से जो छोटा हो, जो टैक्स ना पे करता हो, और जो वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चों को कंसीडर कर लेते हैं, और नॉन टैक्स पेयर। ऐसे लोग क्या हो गए? इनको बोला गया पैसिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, ठीक है। अब इसमें इलेक्टर्स कौन होते थे? इलेक्टर्स चाहे असेंबली के मेंबर्स वो होते थे जो सबसे हाई टैक्स पे करते थे। पीपल हु पेड हाई टैक्स, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले व्यक्ति थे वो लोग इनके मेंबर हुए, ठीक है। कोई इलेक्टर्स होता था, बाद में जो है उसी को बढ़ा के नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में से कितने लोग हैं? यानी कि जो लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं, ये हो गए 745 लोग, ठीक है। अब ये लॉ बना, ठीक, जब लॉ बना तो इंप्लीमेंट करने के लिए ये कहा जाता था राजा के पास। राजा उस पर साइन करते थे, जैसे हमारे यहां है किंग, उस पर क्या करेंगे? साइन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के पास जो लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना के भेजती है, उस पर साइन करेंगे। और फिर उन लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे, है ना, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स होते थे। ये लोग क्या करते थे? उन लॉ को इंप्लीमेंट करते थे। अगर मान लो लॉ ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो इनसे लेजिस्लेटिव वाले व्यक्ति क्या कर सकते थे? क्वेश्चन कर सकते थे कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। और अभी यहां पे भी हमारे कंट्री में भी यही सिस्टम है। हमारे कंट्री में भी मिनिस्टर्स होते हैं जो अकाउंटेबल किसको होते हैं? लॉ मेकर्स, यानी कि पार्लियामेंट के अकाउंटेबल होते हैं। मींस दे हैव टू रिस्पॉन्स कि क्या कंट्री में चल रहा है, आपने पर्टिकुलर जो लॉ बनाया हुआ है उसके पीछे कॉज क्या था, कितना पैसा खर्च कर दिया, इतना क्यों कर दिया, सारा कुछ। तो ये कहां से आ रहे हैं ये मिनिस्टर? यहीं से। राजा का चुनाव कोई करना नहीं है, ये ठीक है, क्लियर। अच्छा, राजा चाहे, जैसे कोई लॉ बन के आया, राजा अगर चाहे तो वो मना भी कर सकता है कि मैं नहीं साइन करूंगा इस वाले पे, तो इसको बोलते हैं वीटो पावर। राजा के पास एक वीटो पावर भी था। वीटो पावर का मतलब एक तरीके से निगेटिव पावर, निगेटिव पावर, पावर टू डिनाई, कि जैसे कोई लॉ बना और राजा मना कर दे कि नहीं मैं इस लॉ पे साइन नहीं करूंगा, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर। और जो जुडिशरी के मेंबर थे उनका भी डायरेक्ट यहां से वोट करके इनको मेंबर बनाया जाता था। यहाँ के जो मेंबर्स थे इनको भी कैसे आ रहे हैं? हमारे यहाँ जुडिशरी में वोटिंग, मतलब वोट से हमारे यहाँ जुडिशरी नहीं होती है। हमारे यहाँ एक सिस्टमेटिक जो है एग्जाम और ये पैटर्न फॉलो किया जाता है जुडिशरी में जाने के लिए। एक सर्टेन लेवल ऑफ जुडिशियल नॉलेज होना चाहिए, एक वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए जुडिशरी से रिलेटेड। तो वैसे तो यहां पे क्या हो रहे हैं? वोट करके ये क्या कर रहे हैं? जुडिशरी को चूज कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया बात कि किस तरीके से इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काम कर रहा था। अब ये जो 3 इंस्टीट्यूशन है, इसका आइडिया कहां से आया? मोंटेस्क्यू ने दिया था।
किसमें दिया था? द स्पिरिट ऑफ लॉज में। मैंने कहा ना, जो भी फिलॉसफी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारा का सारा फिलॉसफी जो है इन लोगों ने इस्तेमाल किया, अलग से हवा में इनको कुछ आइडिया नहीं आ गया, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट। तो अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें जो है पब्लिक के लिए क्या था? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हो उनका उस टाइम पे, तो उसमें पब्लिक के लिए इन्होंने क्या कर रखा था? शुरुआत में ही राइट्स ऑफ मैन या सिटीजन कह लो, सिटीजन के राइट के बारे में जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन इनके ओपन करोगे सबसे शुरुआत में ही मिल जाएगा राइट्स ऑफ मैन। वो लोगों का राइट्स क्या था? जैसे इसको एक सेकंड, जैसे स्पेशली ये बात ध्यान रखना, वुमेन को राइट्स नहीं मिला है, सिर्फ मेन को, ठीक है। क्या राइट्स है? राइट्स ये है सबसे इंपॉर्टेंट राइट, दैट इज राइट टू लाइफ। मीन्स कोई व्यक्ति जो है किसी का भी जान नहीं ले सकता, इवन गवर्नमेंट भी किसी व्यक्ति को मार नहीं सकती। अगर मारना है तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि वो किसी का लॉ ब्रेक कर रहा हो, किसी तरीके का रूल्स ब्रेक कर रहा हो, और उस रूल्स या लॉ में प्रोविजन हो उसको मारने का, तभी तो सबको राइट टू लाइफ का अधिकार हो, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच। याद रखना ये बात, ये मेन को मिल रहा है, वुमेन को नहीं मिल रहा है। वुमेन को कोई अधिकार नहीं मिला था। इवन सोच के देखो, ये हम लोग बात कर रहे हैं 1780s 90s की, 1948 या 46 में जो है वुमेन को इनके यहाँ राइट मिला था वोटिंग करने का। तो समझ सकते हो, दुनियादारी बताते हैं इक्वालिटी सब फालतू है इनके यहाँ। खैर, राइट टू लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि आप जो है अपनी बातों को रख सकते हो, जो भी बोलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी था, सिर्फ बातें बोलने का नहीं, आप अपने विचार को भी प्रस्तुत कर सकते थे किसी भी तरीके से। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ और सिर्फ चलो ठीक है बोलना, बट ओपिनियन में बहुत सारा चीज आ जाता है। मैं मान लो कोई बुक लिख दूं किसी पर्टिकुलर मैटर को शो करने के लिए, कोई मूवी बना दूं, कोई सॉन्ग बना दूं, तो बहुत सारी चीजें। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। और एक मेजर चीज था इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो भी कंट्री के अंदर लॉ बनेगा सबके साथ ये एक जैसा व्यवहार करेगा, चाहे तुम नोबल हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे जो भी, सबके साथ एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। और इन राइट्स को माना जाता था, ऐसे कई सारे राइट्स थे, इन राइट्स को माना जाता था कि दीज आर नेचुरल राइट्स एंड इनएलिनेबल, यानी कि ये वो राइट हैं जो व्यक्ति फ्रांस में पैदा हो रहा है उसको बाय बर्थ ये राइट मिल जा रहा है, बाय बर्थ वो राइट मिल रहा है। साथ में इनएलिनेबल मतलब इस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता, नोबडी कैन टेक अवे, इसको कोई व्यक्ति भी छीन नहीं सकता है, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता। और इस अधिकार को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एंश्योर क्या करेगा? प्रोटेक्शन किसका? प्रोटेक्शन ऑफ पीपल नहीं कहेंगे, पीपल सबको नहीं दिए थे ना, सिर्फ मेन को ही दिए थे, चलो ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इतना बहुत है। तो बात समझ में आया? क्या एज्यूम क्या करके चल रहा है? Whatever rights given mentioned in Constitution, these rights will be protected by the government. And ये right जो आपको मिल रहा है वो by birth मिल रहा है, and it cannot be taken by anyone. इसको कोई भी छीन नहीं सकता। और ऐसे अधिकार क्या कहते हैं? जैसे कि right to life, freedom of speech, opinion, equality before the law, all these things. इसके अलावा लोग जो है अपने अधिकारों को शो करने के लिए कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स का भी इस्तेमाल हुआ। पॉलिटिकल सिंबल्स का भी हमारे कंट्री में भी होता है, जैसे हम लोग जो है तिरंगा है ना, अशोक चक्र है, इसके अलावा अशोक स्तंभ है, और हमारी भारत माता है जिनको पर्सोनिफाई किया जाता है, दिखाया जाता है।
तो इसी तरीके से इन्होंने कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी बनाए थे। उस पॉलिटिकल सिंबल्स को बस डिस्कस करते हैं, चैप्टर को सॉरी आज की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स यूज किए जाते थे, उन पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल सिंबल्स जैसे ब्रोकन चैन। ब्रोकन चेन जो है ये शो करता था कि जो पीपल थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी न किसी रूल्स रेगुलेशन, किसी के पावर के अंदर वो बाउंड थे। तो ये शो कर रहा था बाउंड नहीं, फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशन। मतलब उनके ऊपर अब कोई लिमिट नहीं, वो उनको जो करना है जैसे करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोकन चैन हो गया। इसके अलावा जो है सिंबल था जैसे एक तरीके से कई सारे रॉड्स का बंडल ऑफ रॉड्स। तो ये शो करता था यूनिटी को, कि हर एक सिटीजन जो है फ्रांस का सब यूनाइटेड है, जैसे बंडल ऑफ रॉक्स की तरह सारे के सारे रॉड्स, सारे के सारे बंधे हुए यूनाइटेड है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक ट्राइंगल, ऐसे बोल सकते हो, रेडिएंट आई। रेडिएंट मतलब जो रेज निकल रहा है, रेडिएंट आई इन ट्राइंगल। तो ये बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट करता था, ध्यान से समझना। इसके अंदर ये आंख है, आंख रिप्रेजेंट करता था वी आर रेडी टू गेट नॉलेज, मीन्स आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अवेयरनेस को, यानी कि हम लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। ट्राइंगल हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को। अगर ऐसा कहा जाए कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो तो वो ट्राइंगल है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो सबसे अच्छा खासा स्टेबल हो तो वो ट्राइंगल। तो ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये रेज है, रेज रिप्रेजेंट करता है इनलाइटनमेंट को। रेज जो है इनलाइटनमेंट का मतलब वी गेट द एक डाउट्स होता है हमारी लाइफ में किसी भी बातों को लेकर, तो वो डाउट्स के बियॉन्ड देखना, दैट्स व्हाट द एनलाइटनमेंट थोड़ा सा वैसा है स्पिरिचुअल, यानी कि आप हर चीज को लेकर अवेयर हो गए हो, थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल का अवेयरनेस कैसे हो। इसी को विजडम कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो बुद्धिमत्ता। इसके अलावा स्पेक्टर मतलब एक तरीके से सिंबल होता है। हमारे कंट्री में भी स्पेक्टर है, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जो है हमारे कंट्री में स्पेक्टर को स्टैब्लिश किया गया था, उसके बारे में बताना। तो ये जो है सिंबल शो करता है रॉयल अथॉरिटी, यानी कि जिसके हाथ में ये स्पेक्टर है दैट पर्सन होल्ड्स अथॉरिटी। तो हमारे कंट्री में भी स्पेक्टर के बारे में जरा डिटेल पता करना क्या क्या है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है यार दंड टाइप का, उसको हाथ में लेके रखना, वो शो करता है कि आई एम द ऑथराइज्ड पर्सन। खैर स्पेक्टर हो गया, ये हो गया। इसके अलावा एक सिंबल था फ्रीगियन कैप। ये फ्रीडम का स्टेटस शो करता था, फ्रीडम स्टेटस, फ्री स्टेटस। यानी जैसे था क्या, आप समझो पहले जो है स्लेव हुआ करते थे, स्लेवरी हुआ करता था, तो ये स्लेवरी वाले स्लेव पीपल जो है रेड फ्रीगियन टोपी पहना करते थे। अब ये रेड फ्रीगियन का मतलब क्या, देखो जब रोम एम्पायर था तो उस टाइम पे टर्की के पास वाला एरिया, टर्की आज के टाइम में वर्ल्ड मैप आपको पता होगा, अगर नहीं तो अदर क्लासेस में देखना, मैं वर्ल्ड मैप बनाता भी हूँ। तो टर्की के पास वाले एरिया को बोला जाता था फ्रीगियन एरिया। तो वहां पे जो लोग जब फ्री हुए वो लोग रोमन अंपायर से, तो उन लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे एक रेड कैप पहना। उसी कैप को उन्होंने वहां से आइडिया लिया, और जो व्यक्ति कैप पहनता था वो ये शो करने के लिए आई एम द फ्री पर्सन, ठीक है, मैं स्लेव नहीं हूं, मैं फ्री हूं, ठीक है। इसके अलावा ब्लू, व्हाइट, रेड, इस कलर को जो है शो किया गया नेशनल कलर। जैसे हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ भी जो है तिरंगा है, जो एक तरीके से नेशनल कलर को रिप्रेजेंट करता है, और तिरंगे को आप डिसऑनर नहीं कर सकते वरना कुट जाओगे। तो ये ब्लू, व्हाइट एंड रेड। इसके अलावा विंग्ड वुमेन एक थी, विंग्ड
वुमेन, जो लॉज को, जो नियम कानून बनता था ना, लॉ को पर्सोनिफाई करने का काम करता था। लॉ को जो भी है पर्सोनिफाई करने का काम। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो जो फ्रीडम होता है, इक्वलिटी होता है, जो भी है, ये सब लिबर्टी हो गया, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब ये, जैसे आपके लिए जो फ्रीडम का मीनिंग है वो किसी और व्यक्ति के लिए कुछ और मीनिंग होगा। जैसे अगर एक छोटे बच्चे को मान लो कहा जाए, अभी मान लो वो 2 साल का है, तो हो सकता है उसको जो है मिट्टी में खेलना है या फिर दीवार तोड़ कुछ भी हरकतें करना है, तो उसको अगर तुम रोक रहे हो तो उसका फ्रीडम, तो उसको फ्रीडम चाहिए। तो ऐसे ही जो फ्रीडम का मीनिंग है वो सबके लिए अलग है। एक लड़की के लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग है, एक सिटी में रहने वाला लड़का उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग है। तो सबका मीनिंग अलग होने के कारण जो है ये, इसीलिए इसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, मींस कोई इसका फिक्स कोई शेप नहीं है। दैट इज द रीजन ऐसे आइडियाज को हम पर्सोनिफाई, एक पर्सन के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उससे भटको मत। जैसे जब हम बात करते हैं हमारी भारत माता के बारे में कि हमारी एक भारत माता है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एक सिंबल दे रहे हैं। तो आप इसमें देखोगे आगे के चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा पर्सोनिफिकेशन। हर चीज को पर्सोनिफाई करने की कोशिश करेंगे। पर्सोनिफाई करने का मतलब उसका एक मेन या अपीयरेंस, यानी ह्यूमन अपीयरेंस देने की कोशिश करना। तो विंग्ड वुमेन जो है लॉ को शो करती थी। इसके अलावा टैबलेट जो है ये कंटेन करता था जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स थे, जो राइट्स ऑफ मैन थे उसके बारे में। तो ये शो करता था, टैबलेट शो करता था जो है, जो भी अधिकार दिए हुए हैं उनके बारे में। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल सिंबल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, बाकी के क्लासेस हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ठीक, थैंक यू।